Hello everyone, welcome to the Biology Junction. And in today's video, we will discuss about the abnormal. In case of other systems, immune systems में भी कभी-कभी चीजें proper work नहीं करती हैं, और in that situation जो सिस्टम है उसमें abnormalities आ जाती हैं या malfunctioning हो जाती है. उसी की एग्जाम्पल्स हैं एलर्जी एंड ऑटो इम्यून डिजीज. ये दोनों जो एक कॉमन कैटेगरी में आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइपर सेंसिटिविटी. इम्यून सेल्स शुड बी सेंसिटिव एनफ टू गिव रिस्पॉन्स अगेंस्ट एन एंटीजन, यानी कोई भी बाहर का एंटीजन जो कि हमारी बॉडी को सूट नहीं करता है, वो अगर आए तो उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स देने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को सेंसिटिव होना चाहिए. बट इन केस ऑफ एलर्जी एंड ऑटो इम्यून डिजीज हमारा इम्यून सिस्टम ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है, ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है. इन केस ऑफ एलर्जी जो इम्यून सिस्टम है हमारा एक नॉर्मल से एंटीजन के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स शो करने लगता है, और वो रिस्पॉन्स भी काफी हाई लेवल का हो सकता है. वाइल इन केस ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो खुद की सेल को फॉरेन ट्रीट करने लगता है, यानी वो सेल्फ सेल को या सेल के अगेंस्ट जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स शो करने लगता है. तो इन दोनों केस में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिवेट हो जाता है. तो एलर्जी के केस में ये एक एंटीजन है, समझ लीजिए ए एंटीजन है. इसको अगर पर्सन ए बी सी डी यानी ढेर सारे लोगों से इंटरैक्ट कराया जाए या इन्फेक्ट कराया जाए तो मैक्सिमम पर्सन में नो इम्यून रिस्पॉन्स शो होगा, यानी कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स शो नहीं होगा. लेकिन अगर पर्सन जेड ये जो एलर्जिक है पर्टिकुलर एंटीजन से, तो जब ये इसके साथ इन्फेक्ट होगा या इंटरैक्ट होगा तो ये पर्सन जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगा. दैट मीन्स in case of allergy the person show exaggerated immune response किसके अगेंस्ट अ कॉमन एंटीजन जो कि नॉर्मली कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स शो नहीं करता है. एंड इन दिस सिचुएशन ये जो एंटीजन है उसको स्पेशल नाम दे देते हैं, उसको कह देते हैं एलर्जन. जो एलर्जी है इसमें मेनली दो टाइप के रिएक्शन होते हैं. फर्स्ट जिसको सेंसिटाइजेशन कहते हैं. सेंसिटाइजेशन में क्या होता है कि जब पहली बार वो एलर्जन या एंटीजन आता है तो इम्यून सेल्स जो हैं उसको लेती हैं और उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी बना लेती हैं, लेकिन कोई भी सिम्टम शो नहीं होता है. तो ये नॉन सिम्टोमेटिक होता है और इस समय कोई सिम्टम नहीं शो होता है. सो इस टाइम को कहते हैं, जो फर्स्ट एक्सपोजर होता है दैट इज कॉल्ड एज सेंसिटाइजेशन. और उसके बाद आता है रिएक्शन टाइम, और उसमें क्या होता है जब फर्दर इसी सेम एंटीजन का या एलर्जन का ये एक्सपोजर होता है तो जो बॉडी है वो डिफरेंट एलर्जिक रिएक्शन शो करती है, जिसके सिम्टम्स जो है वो सिंपल नॉजिया से लेके एनाफिलेक्टिक शॉक तक जो कि काफी फटाल है उतने हो सकते हैं. इन एलर्जी सबसे पहले जब एंटीजन आता है इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ये एलर्जन है, तो इसके आने के बाद ऑर्गेनिज्म जो है वो एंटीबॉडी बना लेता है. एंड दीज एंटीबॉडीज आर ऑफ स्पेशल टाइप जिनको IgE एंटीबॉडी ही कहते हैं. तो यहाँ आपको याद रखना है इन केस ऑफ एलर्जी कौन सा एंटीबॉडी बनता है, दैट इज IgE. और ये एंटीबॉडी दो सेल्स, उन दो सेल्स के नाम भी आपको याद रखने हैं. वन इज बेसोफिल एंड सेकेंड वन इज मास्ट सेल. ये दोनों सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, दीज आर द रिसेप्टर्स, जिन पे एंटीबॉडी के बाइंडिंग की साइट होती है.
ऐसे पूरे सेल्स पे होंगे, इस पूरे सेल पे। दिस कैन बी बेसोफिल और मास्ट सेल। तो इस पे ये जो एंटीबॉडी बना है दैट इज IgE, ये आके बाइंड कर लेते हैं। सो इट विल बाइंड लाइक दिस, दिस इज IgE। अब ये फर्स्ट एक्सपोजर यानी सेंसिटाइजेशन पीरियड में होता है। अब जब सेकेंड एक्सपोजर होता है यानी सेकेंड बार जब एलर्जन आता है तब क्या होता है? सो सेकेंड बार जब ये एलर्जन आता है दैट मीन्स दिस वन, तो ये आके इस IgE पे बाइंड करता है और इसकी बाइंडिंग ऐसे होती है कि ये 2 या 2 से अधिक एंटीबॉडी को एक साथ बाइंड करता है, यानी इन में एंटीबॉडीज में क्रॉस रिएक्शन हो जाते हैं और इस क्रॉस रिएक्शन के थ्रू डिफरेंट सेल के अंदर, मास्ट सेल या बेसोफिल के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल सिक्रीट होते हैं। एक्चुअल में ये मीडिएटर्स हैं जिनको कहते हैं हिस्टामीन या दूसरे हैं दैट इज सेरोटोनिन। तो ये दोनों मीडिएटर्स जो है सिक्रीट होते हैं और बिकॉज ऑफ सिक्रीशन ऑफ दीज हिस्टामीन एंड सेरोटोनिन डिफरेंट एलर्जिक रिस्पॉन्सेस दिखते हैं, क्योंकि इनकी वजह से वेसोडाइलेशन हो जाता है। वेसोडाइलेशन में क्या होती है, वेसल्स जो है वो डायलेट हो जाती हैं, तो उस पर्टिकुलर रीजन से या ऑर्गन से ब्लड का फ्लो बाहर मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाता है। तो वहां इसका पर्पस ये होता है कि वहां से मैक्सिमम इन्फ्लेमेटरी सेल्स को बाहर निकाल दिया जाए और इन्फ्लेमेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। कॉमन एलर्जेंस हैं, उनकी एग्जांपल्स हैं माइट्स इन डस्ट, जो माइट्स प्रेजेंट होते हैं डस्ट में, या सेकेंड इज पॉलन जिसकी वजह से हे फीवर हो जाता है, एंड सम अदर लाइक एनिमल डैंडर एक्सेट्रा। ये सारे जो है वो जनरली वो एलर्जी सिम्टम्स शो करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट जो है वो आता है कि उसे एलर्जी हो गई है, बट ही और शी इज नॉट नोइंग कि ये जो है एलर्जी किस वजह से हुई है। इन दैट केस उस पर्सन पे बेसिकली उसके हैंड्स पे जो है वो उन पर्टिकुलर एलर्जन से थोड़ा सा एक्सपोजर करते हैं, अ वेरी माइन्यूट डोज ऑफ दैट एलर्जन, उससे एक्सपोजर करते हैं तो वो पर्टिकुलर जो सिम्टम्स है वो हाथ पे शो होने लगते हैं, एंड दैट विल शो कि कौन किस चीज से एलर्जी है, और अकॉर्डिंग टू द कॉज ऑफ एलर्जी डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज की जाती है फॉर देयर सप्रेशन। मेनली एंटीहिस्टामिन डोजेस यूज किए जाते हैं फॉर द सप्रेशन ऑफ द एलर्जी, क्योंकि आपने देखा यहाँ हिस्टामिन या सेरोटोनिन ये सिक्रीट होता है, तो एंटीहिस्टामिन इस रिएक्शन को मीडिएट नहीं करने देते। अपार्ट फ्रॉम दिस एड्रेनलिन के डोजेस और स्टेरॉइड, ये दोनों भी एज अ एंटी एलर्जिक यूज किए जाते हैं इन अ पेशेंट्स। एंड देयर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एलर्जी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एक है ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा जो है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीज है और इसमें मेनली एक्सपिरेशन की टाइमिंग पे कफ और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, जिसको वीजिंग कहते हैं, वीजिंग। सेकेंड एग्जाम्पल है हे फीवर। हे फीवर हमने प्लांट के केस में पढ़ा था दैट बिकॉज ऑफ पॉलन जो है वो फटाल कंडीशन आ सकती है जिसको कहते हैं हे फीवर। एंड थर्ड वन इज एनाफिलेक्टिक शॉक। एनाफिलेक्टिक शॉक में क्या होता है, ड्यू टू सम एलर्जन लाइक पेंसिलिन, पेंसिलिन के केस में एलर्जी की वजह से वेसोडाइलेशन हो जाता है और वो वेसोडाइलेशन इतनी जगह पे हो जाता है और इतना ज्यादा हो जाता है कि मैक्सिमम टिश्यू फ्लूइड वो बाहर आ जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और ब्लड बहुत कम हो जाता है जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। सो दिस एनाफिलेक्टिक शॉक इज अ एक्सट्रीम सिचुएशन ऑफ अ एलर्जी। सो नाउ कम टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स खुद अपनी ही बॉडी की सेल्स को एज अ फॉरेन डिटेक्ट करती है और उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स करती है जिससे वो सेल्स मरने लगती हैं। सो हमारी बॉडी की खुद की सेल को वो खत्म करने लगती है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी डेंजरस। इन केस ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक्चुअली होता क्या है, आपको पता है जो हमारी इम्यून सेल्स है बी एंड टी सेल्स, और ये बी और टी सेल्स जब मैच्योरेशन के बाद
ये जब एक्टिवेट होती हैं, ड्यूरिंग एक्टिवेशन ये एंटीजन से इनकाउंटर होती हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में ये एंटीजन से एनकाउंटर होती हैं एंड उसके बाद बी एंड टी सेल्स बनती हैं जो कि एक्टिवेटेड होती है। इन एक्टिवेटेड सेल्स में पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट एक्टिवेशन होता है। इसी में कुछ ऐसी बी और टी सेल बनती हैं जो सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट भी होती हैं, यानी अपनी ही बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट भी बी एंड टी सेल्स बनती हैं ड्यूरिंग द एक्टिवेशन। बट होता क्या है, जब ये सारी प्रोसेस होती रहती है तो वहां पे चेक पॉइंट्स होते हैं जिनमें ऐसी सेल्स को किल कर दिया जाता है और इसलिए बाद में सेल्स डिस्ट्रक्ट नहीं होती। लेकिन कभी कभी कुछ ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस में कुछ बी या टी सेल एस्केप हो जाती हैं और वो एस्केप्ड सेल वो खुद के सेल के अगेंस्ट काम करती हैं, तो इन अ फ्यूचर वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो है वो कॉज कर देती हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के एग्जांपल्स हैं, जो सबसे मेन एग्जांपल है दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें जो एंटीबॉडी बनता है दैट इज IgM और आपके जॉइंट्स होते हैं उसमें सिनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट एंटीबॉडी और ये काफ़ी सीवियर कंडीशन में जो जॉइंट्स हैं वो इमूवेबल हो जाते हैं और बहुत ही पेन के का रीजन बनते हैं। द सेकेंड वन इज माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस में कोएंजाइम ए रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनते हैं। हमारी मसल्स होती हैं दे स्टार्ट गेटिंग डीजेनरेटेड। नेक्स्ट एग्जांपल इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये जो है वो नर्व डीजेनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये डिजीज और इसमें जो है वो माइलिन शीथ जो नर्व की होती है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप हो जाते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होता और नर्व जो है वो डीजेनरेट होने लगती हैं। नेक्स्ट डिजीज है जो कि इंपॉर्टेंट भी है दैट इज हॉशिमोटोस डिजीज और इसमें जो है वो थायराइड ग्लैंड जो कि थायराइड हार्मोन दैट इज T3 और T4 को प्रोड्यूस करती है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, तो वो थायराइड ग्लैंड को जो है डिस्ट्रॉय कर देती है जिससे ये हार्मोन की कमी हो जाती है और हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ पैरानीशियस एनीमिया जो विटामिन B12 की कमी से होती है। इसमें जो है वो एक फैक्टर है कैटल इंट्रिंसिक फैक्टर, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है और इसकी वजह से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। द लास्ट वन इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस या IDDM। ये डिजीज जो है इस केस में बी सेल पैंक्रियास के बीटा सेल के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी डेवलप होती है, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता और डायबिटीज मेलिटस की कंडीशन हो जाती है। ऑल्दो NCERT में इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर केवल रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में ही दिया है, बट all these examples are from NCERT from different chapters, तो उसको एक साथ याद रखना भी आसान है and you can easily remember the cause of these diseases. Why I am taking all these here. So I guess this will help you. Thank you so much.